Hello class, today we are going to see the next concept in the warehouse, that is 4.8.3 types. ठीक है, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेयरहाउस देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस देखा था और इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ वेयरहाउस देखेंगे। आप लोग को मैं ये बता दूँ कि टाइप्स ऑफ वेयरहाउस कंप्लीट करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आज हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में। पहला देखते हैं क्या है, प्राइवेट वेयर हाउस। पहला जो वेयर हाउस है वो प्राइवेट वेयर हाउस है। देखिए यहाँ पर, दी प्राइवेट वेयर हाउस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट्स टू फुलफिल देयर ओन स्टोरेज नीड। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो हैं, उन लोगों को उनका जो खुद का वेयर हाउस होता है जहाँ पर वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के बाद या इंपोर्ट करने के बाद या किसी तरीके से वो स्टोर करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना खुद का वेयर हाउस प्रिपेयर करके रखते हैं, खुद का वेयर हाउस एस्टैब्लिश करके रखते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी चीज़ें अच्छे से, वो सुरक्षित तरीके से, सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से वो अपनी चीज़ें रख सकें। ठीक है, बिग बिजनेस फर्म्स विच नीड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड हु कैन अफोर्ड मनी कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द प्राइवेट वेयर हाउस। जो बड़े बिजनेस फर्म्स है जिसको वेयर हाउस चाहिए डेली बेसिस पे, बिकॉज रेगुलरली दे मैन्युफैक्चर समथिंग और उनका होता है वैसे ही ट्रांजैक्शन भी होता है, तो उन और जिनके पास अच्छा खासा पैसा भी है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग खुद का ही अपना वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करके मेंटेन करने का काम करते हैं। अ बिग मैन्युफैक्चरर और अ होलसेलर में हैव अ नेटवर्क ऑफ हिज ओन वेयर हाउस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो बड़े वेयर हाउस से बड़े जो मैन्युफैक्चरर है या बड़े जो होलसेलर है, जिनका रीजनल और नेशनल लेवल पे चीज़ों को सप्लाई करने का काम चलता है, उनके पास उनका खुद का वेयर हाउस होता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। ठीक है, तो ये था प्राइवेट वेयर हाउस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पब्लिक वेयर हाउस की। अ पब्लिक वेयर हाउस इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू जनरल पब्लिक फॉर अ सर्टेन चार्ज। अभी यहाँ पर आप जब ये पब्लिक के बारे में देखते हो तो आप लोग को पता चल जाता है कि अगर ये पब्लिक वेयर हाउस है तो इसका मतलब ये टाइप ऑफ वेयर हाउस जो है वो पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए है, यानी जनरल कॉमन पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक वेयर हाउस को एस्टैब्लिश किया गया है। ये जो पब्लिक वेयर हाउस है ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स इनको क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। और ये जो फैसिलिटी है वेयर हाउस की वो जनरल पब्लिक को देने का काम करते हैं। हाँ, जनरल पब्लिक से जब ये कोई जनरल पब्लिक यूज़ करता है, जैसे एक्स मिस्टर एक्स ने यूज़ किया इस वेयर हाउस को किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो उस केस में उनको चार्जेस पे करना पड़ता है जो वेयर हाउस का होता है। तो जनरल पब्लिक चार्जेस पे करने के बाद पब्लिक वेयर हाउस को यूज़ कर सकती है। इट मे बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये पब्लिक वेयर हाउस जो है वो एक इंडिविजुअल भी रख सकता है, ऑपरेट कर सकता है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को मिला के बनी होती है, वो लोग भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों ही पब्लिक वेयर हाउस को ऑपरेट कर सकते हैं। It works under a license from the government in accordance with the prescribed rules and regulation. पब्लिक वेयर हाउस को ऑपरेट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से। ठीक है, और उसके लाइसेंस लेने के बाद उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फंक्शन करना पड़ता है। पब्लिक वेयर हाउस प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेड एट ए लो कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो पब्लिक वेयर हाउस है ये मैन्युफैक्चरर और स्मॉल स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, बहुत मिनिमम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में। दिस वेयर हाउस आर वेल कंस्ट्रक्टेड एंड गार्डेड अराउंड द क्लोज अराउंड द क्लॉक टू इंश्योर द सेफ्टी कस्टडी ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये जो वेयर हाउस है वो अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बहुत वेल, इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इनमें जो गार्ड्स होते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनमें जो वर्कर्स होते हैं काम करने के लिए, ये भी काफ़ी वेल ट्रेंड, वेल एक्सपीरियंस्ड और वेल बोल सकते हैं नॉलेजेबल होते हैं, ताकि इनको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो और वेयर हाउस को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये लोग अराउंड द क्लॉक
सेफ्टी एंड कस्टडी ऑफ गुड्स को ध्यान में रखते हैं। पब्लिक वेयर हाउस आर जनरली लोकेटेड नियर द जंक्शंस ऑफ रेलवेज, हाईवेज एंड वाटरवेज। ठीक है, तो ये जो पब्लिक वेयर हाउस है ज़्यादातर ये रेलवे के बहुत किनारे होंगे या फिर हाईवे, जो मेन NH हाईवे, नेशनल हाईवे जो होता है हर स्टेट में होता है, तो उस नेशनल हाईवे के किनारे हो सकते हैं, या फिर जो वाटरवेज यानी पोर्ट्स है, जैसे मुंबई पोर्ट है, उसी तरीके से गुजरात का पोर्ट है, और बाकी और जो दूसरे जो मद्रास कलकत्ता का पोर्ट है, इस सब पोर्ट के किनारे होते हैं, तो ये पब्लिक वेयर हाउस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये था पब्लिक वेयर हाउस के बारे में। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2-3 कैटेगरी हम लोग को और देखने को मिलती है। तीसरा है बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है, बॉन्डेड वेयर हाउस देखते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी। ठीक है, आप लोग को एक बात मैं बता दूँ, ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस होता है ना बेटा, ये बॉन्डेड वेयर हाउस कस्टम डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल में आता है। ठीक है, अभी कस्टम डिपार्टमेंट कौन है? इंडिया में कस्टम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है, ताकि वो जो भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं हमारे देश में और जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं दूसरों के देश में, ठीक है, उस पर अच्छे से नज़र रखें, उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नहीं, और उसके ऊपर चार्जेस, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, चार्जेस पे करना पड़ता है, वो पे किया है कि नहीं, और सारी चीज़ें लीगली हो रही हैं कि नहीं, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कस्टम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया। और ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस है, ये कस्टम डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल में आता है। और ये जो कस्टम डिपार्टमेंट है, इसको, ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस है, ये भी एक तरीके का लाइसेंस्ड गवर्नमेंट वेयर हाउस है। ठीक है, अभी इसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, वो अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और उनकी चीज़ें तब तक वहाँ पर स्टोर रहती हैं जब तक वो पेमेंट करके अपनी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करवा लेते। यानी अगर इंपोर्टर इंपोर्ट करके लेके आया है तो वो कस्टम डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल में आएगा, और कस्टम डिपार्टमेंट वाले उसको बॉन्डेड वेयर हाउस में रख देंगे, और जब इंपोर्टर जो भी ड्यूटी चार्जेस पे करेगा तब उसको रिलीज़ करेंगे। दिस वेयर हाउस वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी। और ये जो वेयर हाउस है, ये कस्टम अथॉरिटी यानी कस्टम डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल में आता है। The warehouse keeper is required to give an undertaking or a bond that it will not allow the good to be removed without the consent of the custom authority। ठीक है, तो जो वेयर हाउस कीपर होते हैं, जो वहाँ पर कंट्रोल मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस का, वो ये अंडरटेकिंग करते हैं और या बॉन्ड साइन करते हैं कभी कभी, कि जब तक कस्टम अथॉरिटी की परमिशन का जो लेटर है वो अगर नहीं मिलेगा तब तक वो चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे इस वेयर हाउस से। ठीक, द गुड्स आर हेल्ड इन द बॉन्ड एंड कैन नॉट बी विड्रॉन विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। तो अगर इम्पोर्टर को अपनी चीज़ें रिलीज़ करवानी है तो उसको कस्टम ड्यूटी पे करना ही पड़ेगा। विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी वो अपनी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करवा सकते। If an importer is unable or unwilling to pay custom duty immediately after the arrival of goods, he can store the goods in the bonded warehouse। ठीक है, अगर वो अनेबल है या उस टाइम पर अनविलिंगली नहीं पे कर सकता है, तो जब उसकी चीज़ें आती है तो वो अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकता है बॉन्डेड वेयर हाउस में, क्योंकि तब तक वो वहीं पे रहेंगे, और जब पे कर देगा तो लेके जा सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। He can withdraw the goods in installment by paying the custom duty proportionately। और अगर वो एक साथ अगर नहीं पे कर सकता तो इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर दे और अपनी चीज़ों को रिलीज़ करके लेके जा सकता है। तो ये था बॉन्डेड वेयर हाउस। उसके बाद में फोर्थ वाला जो टाइप ऑफ वेयर हाउस है वो है ड्यूटी पेड वेयर हाउस। यहाँ पर देखिए, इफ़ एन इम्पोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स after making payment of duty, then goods can be stored at a duty paid warehouse। ठीक है, अगर कोई इम्पोर्टर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे एक ऑब्वियसली इम्पोर्टर ने इम्पोर्ट करा है तो उसको किसी न किसी डेस्टिनेशन पे तो देने के लिए ही मंगवाया है, अमेरिका से या इंग्लैंड से। ठीक है, तो अगर उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ट्रांसपोर्टर उसके ट्रक्स अवेलेबल नहीं करवा पा रहा है उस टाइम पे, मतलब बिजी है बेचारा,
जो उसका ट्रांसपोर्टर है वो बिजी है, उसके ट्रक सारे बिजी है, वो नहीं इंपोर्ट करवा पा रहा है, उसको एक्सपोर्ट नहीं करवा पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रक्स एंड ऑल। तो वो क्या करेगा, जो ये बंदा है जिसने इंपोर्ट कराया है वो क्या करेगा, वो अपने सामान को ड्यूटी पेड वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टर बिजी है, मुझे सामान निकालना, बट ट्रांसपोर्टर बिजी है, उसके पास ट्रक्स अवेलेबल नहीं है। उसने बोला 10 दिन के बाद मैं ट्रक्स अवेलेबल करा दूंगा, तब तक 10 दिन तो ऐसे खुले आसमान के तो नीचे सामान रख नहीं सकते। तो ये जो इम्पोर्टर है ये क्या करेगा, ड्यूटी पेड वेयर हाउस के अंदर लेके जाके अपनी चीज़ों को 10 दिन के लिए स्टोर करेगा, और जैसे इम्पोर्टर के पास ट्रक्स अवेलेबल हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली वो ट्रक्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इफ़ एन इम्पोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द ड्यूटी, देन द गुड्स कैन बी स्टोर्ड एट ए ड्यूटी पेड वेयर हाउस। ठीक है, ऑल ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज आर पब्लिक वेयर हाउसेज विच आर अवेलेबल टू ऑल इम्पोर्टर। ये जो ड्यूटी पेड वेयर हाउस है ये एक तरीके का हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज है। ठीक है, जो सारे इम्पोर्टर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। ड्यूटी पेड वेयर हाउस हेल्प्स द इम्पोर्टर एज अ प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स इज टेकन। ठीक है, तो ड्यूटी पेड वेयर हाउस में जो भी इम्पोर्टर का सामान है उसको प्रॉपर अटेंशन केयर देते हैं। अगर उसको प्रोसेस करना है तो चीज़ों को प्रोसेस भी करेंगे, सॉर्टिंग करना है, रीपैकिंग करना है तो वो सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करके देने का काम करते हैं। सच वेयर हाउसेज आर मोर यूजफुल फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये जो ड्यूटी पेड वेयर हाउस होते हैं ना, ये री एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दीज आर लोकेटेड नियर द पोर्ट एंड डॉक एरिया। ये जो है ये नियर पोर्ट और जो डॉक एरिया से जहाँ पे गोदाम होते हैं वहाँ पर लोकेटेड होते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, फिफ्थ वाला है हमारा गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। दीज वेयर हाउसेज आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द पब्लिक अथॉरिटी। ये जो गवर्नमेंट वेयर हाउसेस होते हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज़ में ये लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं इस गवर्नमेंट वेयर हाउसेस को। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर, बिजनेसमैन, ट्रेडर टू ओन अ वेयर हाउस। जहाँ पर स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं गाँव में, खेतों में, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है अपने सामान को स्टोर करके रखना। बिजनेसमैन छोटे मोटे जो होते हैं, ट्रेडर व्यापारी जो होते हैं, तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है खुद का वेयर हाउस क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उस पर चीज़ें स्टोर करना, प्लस उसके अंदर सारी चीज़ों को मैनेज करना, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो दिस गवर्नमेंट वेयर हाउसेज असिस्ट देम इन स्टोरिंग देयर गुड्स एट नॉमिनल चार्जेस। तो यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट वेयर हाउसेज होते हैं इन लोगों को असिस्ट और हेल्प करते हैं ताकि ये अपनी चीज़ों को प्रॉपरली स्टोर कर सके, और बहुत मिनिमम चार्जेस, नॉमिनल का मतलब बहुत मिनिमम चार्जेस पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CWC), स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SWC) एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) आर हैविंग वेयरहाउसेस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्री। तो इन लोगों के जो वेयर हाउसेस है बहुत सारे जगह पे है, अक्रॉस द कंट्रीज लोकेटेड है। और जो स्मॉल फार्मर्स है, ट्रेडर्स है, ठीक है ना, बिजनेसमैन्स है, ये लोग ये चार्जेस पे करने के बाद इनके जो द्वारा बनाए गए वेयर हाउसेस है उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस की। दीज वेयर हाउसेज आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस है इसका जो ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल है ये एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हाथ में है। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोकल पीपल के द्वारा बनाई गई है। दे आर फॉर्म्ड बाय द लोकल पीपल। ठीक है, तो जैसे मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे नेबर्स हैं, हम सब लोगों ने मिलकर क्या क्या किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने वेयर हाउस में कन्वर्ट, वेयर हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, और अब हम क्या करते हैं, सोसाइटी के लोगों को ही उसके अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वेयर हाउस में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, दे मेनली प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज एट अ मोस्ट इकोनॉमिकल रेट। से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं ये जो वेयर हाउस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत नॉमिनल रेट्स पे करते हैं। दिस टाइप ऑफ वेयर हाउसेज आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक।
और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये फार्मर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बेस्ट सर्विसेज एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं लास्ट जो है हमारा कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस में, वो है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। अभी कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस तो पता है आपको, ये वेयर हाउस पूरा ठंडा होगा। बाकी के जो वेयर हाउस होते हैं ना उसमें ठंडा नहीं होता, वो नॉर्मल चार दीवार ऊपर से अच्छे से छत या कुछ भी बना के अच्छे से और स्टोर करने का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस के अंदर ये पूरा ठंडा होता है। यहाँ पर आपको पता है जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे दूध, दही या सब्ज़ी, फल, फूल, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल कॉमोडिटीज़ लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। In cold storage warehouses, goods are stored and refrigerated at a very low temperature so as to preserve them and use them in future. तो चीज़ें जो होती है बहुत लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रखी जाती है और उसको इन फ्यूचर में यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू दिस वेयर हाउस। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये है हमारे 7 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। आई होप कि आप सभी लोगों को ये 7 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस आप लोगों को समझ में आया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।